सन 1906 में अंडमान आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर शहर पर अंग्रेजों के द्वारा एक जेल बनवाकर तैयार की जाती है, जिसे काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। इसमें उन लोगों को लाकर रखा जाना था जो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं। यहाँ पर कई पॉपुलर फ्रीडम फाइटर को लाया गया, जैसे कि योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त, सच्चिदानंद सान्याल और बाबा राव सावरकर के अलावा और भी कई लोग आए जिन्होंने यहाँ पर काला पानी की सजा काटी। हालांकि इनमें से कुछ लोग तो अब वापस अपने घर जा पाए, लेकिन कईयों को यहीं पर अपनी जान देनी पड़ती है। इसमें से कईयों को तो फांसी हुई। दूसरी ओर कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे इस जुल्म को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या की। वीर सावरकर ने 10 साल तक इस जेल में सजा काटी। इन्हें इतने गहरे कैद में रखा गया था कि 2 साल तक उनके भाई गणेश को पता तक नहीं चला कि आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उनके भाई भी इसी जेल में सजा काटने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर रहने वाले कैदियों को काम करने के लिए कोटा निर्धारित था कि उन्हें शाम तक इतना काम पूरा करना है। सावरकर अपनी बुक में लिखती हैं कि पहले ही दिन मेरे हाथों में छाले पड़कर फूट गए, खून बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया और उसके बाद जो सजा मिली वो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी। इसके अलावा उल्लासकर दत्त ने इस काम को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ फ्रीडम फाइटर हैं, कोई आतंकवादी नहीं। उसके बाद मॉडलों ने उन्हें इतनी खौफनाक सजा दी कि वो पागल हो जाती हैं। लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्लासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया। उसके बाद उल्लासकर दत्त 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहती हैं। तब जाकर कहीं डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें पागल खाने भेज दिया जाता है, जहां पर उन्होंने 12 साल बिताए। लेकिन इतनी मुश्किल सजा भी फ्रीडम फाइटर की हिम्मत नहीं तोड़ पाई। सच्चिदानंद सान्याल एक लौते ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कि 2 बार इस काला पानी की सजा काटने आए और कई सालों की मेहनत के बाद पहली बार सितंबर 1937 में सेल्यूलर जेल राजनीतिक कैदियों से खाली होती है। लेकिन इन सालों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कुछ नहीं सहा और इस जेल में दी जाने वाली काला पानी की सजा किस हद तक खतरनाक थी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में सेल्यूलर जेल में दी जाने वाली इस खौफनाक सजा की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर दुनिया में कहीं नरक था तो हम उसको अनुमान कर सकते हैं। क्रांतिकारी कईयों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, कईयों ने तो कहते हैं कि कान खजूरे बिच्छू फर्श पे घूमते होते थे और घुप अंधेरा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं ये पता है। जेलर और सुपरडेंट जिससे नाराज हुए उन्हें 2 क्रिमिनल भेज दिए और मार मार के कैदी को यहीं पर कोठरी में जान से मार दिया। समय था साल 1857, जब हिंदुस्तानियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ी जाती है। इस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज या तो फ्रीडम फाइटर को फांसी दे देते थे या फिर उन्हें जेल में बंद कर देते थे। लेकिन अब आजादी की आग हिंदुस्तानियों के दिल में जल चुकी थी और ये लड़ाई और तेज होने लगी और विद्रोह के डर से अंग्रेज फ्रीडम फाइटर को बंदी बनाकर मेनलैंड से दूर अंडमान भेजने का डिसीजन लेते हैं और इसके लिए यात्रा जहाज में बैठकर समुद्र के जरिए करनी होगी। लेकिन उस समय हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समुद्र की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और ऐसे लोगों को समाज से निकाल दिया जाता था। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस समुद्र के पानी का नाम बदल कर रखा काला पानी। यही वजह है कि अंडमान की इस कैद को नाम मिला काला पानी की सजा। और 10 मार्च 1858 को पहली बार 200 कैदियों को इस अंडमान आइलैंड के वाइपर आइलैंड पर लाया जाता है। इन फ्रीडम फाइटर को इंडिया के मेनलैंड से लाकर इस आइलैंड पर लाने की कई वजहें थी। सबसे पहला, इस आइलैंड पर आने के बाद कोई भी अपने दोस्तों या परिवार वालों से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जगह मेनलैंड से 850 माइल्स दूर करीब 1370 किलोमीटर दूर है। दूसरा, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर तक हर तरफ पानी ही पानी था। तीसरा, ये जगह पूरी दुनिया से आइसोलेटेड थी और अंग्रेजों का मानना था कि इससे इन कैदियों की हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के साथ साथ आजादी की लड़ाई और तेज हो जाती है, इसलिए साल 1890 तक आते आते यहाँ पर कैदियों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए साल 1890 में 2 अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स लोयल और A.S. लेथब्रिज ने एक रिपोर्ट बनाकर पेश की, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी जाती है और साथ में कहा गया कि इस जेल में रहने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। एक ऐसी जेल बनाई जाए जिसका नाम सुनते ही लोगों का दिल दहल जाए। साल 1896 में
हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी ही जेल बनाने की मंजूरी मिल जाती है और इसके साथ ही जेल बनाने का काम शुरू होता है। इसके लिए वर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गयी। मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। योजना के अनुसार जेल के बीच में एक मीनार बनाई जानी थी जिसमें से 7 खंड निकले हों। इस मीनार पर एक गार्ड भी खड़ा होता था जो कि इन कैदियों पर नजर रख सकता था और इस मीनार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सिर्फ एक गार्ड ही जेल के सभी कैदियों पर नजर रख सकता था। इस पर एक घंटा भी लगा होता था ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। हर दिन सुबह हो या दोपहर या फिर रात ही क्यों न हो, हर वक्त इन कैदियों से काम करवाया जाता है और 10 साल लगातार काम चलने के बाद ये जेल बनकर तैयार हो गई थी और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू होता है। इस जेल में कुल 693 सेल थीं और एक सेल का साइज 13 फुट बाई 7 फुट का था। जेल तो बनकर तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी सजा एक काला पानी की। एक ऐसी सजा जिसके बारे में सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। इसमें रहने वाले कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, एक पानी पीने के लिए और दूसरा टॉयलेट करने के लिए। लेकिन टॉयलेट वाला बर्तन इतना छोटा था कि लोगों ने फर्श पर ही करना ज्यादा बेहतर समझा और उसके बाद ऐसी ही सिचुएशन में उस सेल में रहना होता था। इन्हें जो पानी दिया जाता था वह भी बास मारता था और उसे भी नाक बंद करके पीना पड़ता था। खाने की बात की जाए तो इन्हें सिर्फ उतना ही खाना दिया जाता था कि ये सिर्फ जिंदा रह सकें। और इन्हें खाना दिया कैसा जाता था? गर्म पानी में घास की पत्तियां और नमक डालकर दिया जाता था और उसके ऊपर कटे हुए छोटे मोटे कीड़े तैर रहे होते थे। विजय कुमार सिन्हा लिखते हैं कि दाल ऐसी जैसे कि बरसात का मटमैला पानी, दाल का एक भी दाना होता नहीं था और नाश्ते में जो चावल की कांजी मिलती थी उसके ऊपर सफेद मरे हुए कीड़े खूब तैरते थे। उनका कहना था कि हम उसे देखकर तो नहीं खा सकते थे। आटा भी कई साल पुराना होता था जो कि सड़ चुका होता था और उसमें कीड़े पड़ चुके होते थे, उसकी रोटियां मिलती थी और इसे भी खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो। और इस तरह का खाना खाने के बाद अब बारी थी काम करने की। काम करने के लिए एक कोलू को चक्की की तरह गोल गोल घुमाना होता था हाथों से। पैर चेन से बंधे हुए हैं और हाथों में हथकड़ियां डली हुई हैं और इसमें से 30 पाउंड तेल निकालना होता था जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और उसके बाद नारियल के छिलके को छील छील के उसमें से रेशा निकालना होता था 2 पाउंड। सावरकर कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं आधा पाउंड रेशा नहीं निकाल पाया था और मेरे हाथों में छाले पड़कर फूट चुके थे और खून बहने लगा था। और काम पूरा ना हो पाई तब सजा मिलती थी। टिकटिकी पर पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए और उसके बाद सजा मिलती थी नंगे बदन पर। हर बेंत के साथ खून और मांस गिरता था। पहली बार काम पूरा न करने पर 7 दिन तक हाथों में हथकड़ी डालकर खड़े रखा जाता था। दूसरी बार काम पूरा न करने पर 1 महीने तक खड़े रखा जाता था और ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाती थी। इसके अलावा पाँव में 3 रॉड डाल दी जाती थी जिससे कि कोई आगे पीछे न हो पाए और बैठ न पाए और इसी तरह इन्हें कई दिनों तक खड़े रखा जाता था और इसी तरह खड़े खड़े ही अपना यूरिन पास करते थे। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है। 20वीं सदी शुरू होते होते जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने ही मामले गिनवाएं, ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। हर इंसान के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इसे शांत करने की जिम्मेदारी डेविड बेरी को दी जाती है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर छोटी मोटी चीज के लिए सेल्यूलर जेल के दरवाजे खोल दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। सजा के तौर पर इनमें जो कोड़े पड़ते थे वो मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ने के लिए भी काफी थे। ब्रेन घोष अपनी बुक द टेल ऑफ एक्जाइल में लिखते हैं कि एक दिन बकुल्ला नाम के एक कैदी को लेटरिन से लौटने में देर हो गई। सिपाहियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी कमर से खाल उधड़कर लटकने लगी। और ऐसी ही सिचुएशन इस जेल के कई कैदियों की थी और इसमें रहने वाले कैदियों का हर दिन लगभग इसी तरीके से बीतता था। इन चीजों को रोकने के लिए जेल में कई बार भूख हड़ताल की गई लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 12 मई 1933 को एक भूख हड़ताल शुरू होती है। ये भूख हड़ताल ऐतिहासिक रहती है। भूख हड़ताल करने वालों में भगत सिंह के साथ ही महावीर सिंह भी थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाने लगा तो महावीर सिंह ने इसका बड़ा विरोध किया। इसमें डॉक्टरों को उनकी नाक में नली डालकर उन्हें दूध पिलाना था लेकिन गलती से ये नली पेट में जाने की बजाय फेफड़ों में चली गई और कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी जान चली जाती है। इसी भूख हड़ताल में 26 अप्रैल को मोहन किशोर नामादास शहीद होते हैं, 28 मई को मोहित मोत्रा शहीद होते हैं और जब लोगों को पता चला तो पूरे देश भर में अंग्रेजों का विरोध किया जाता है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने एक पत्र लिखा जिसमें इन कैदियों से कहा गया कि वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें और वो इन्हें जल्दी वहाँ से छुड़ा लेंगे। और 80 साल बाद सितंबर 1937 में पहली बार सेल्यूलर जेल राजनीतिक कैदियों से खाली होती है और इसके बाद 1939 में शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2।
और 1942 में अंडमान पर जापान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स पहले हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते थे, जापानियों ने उन्हें पकड़कर इसी जेल में बंद किया। इसके बाद 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अंडमान आइलैंड पर 3 दिन के लिए आते हैं। उन्होंने यहाँ पर तिरंगा भी फहराया और इस तरह अंडमान एंड निकोबार को आज़ादी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ से कभी किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। साल 1868 में 238 प्रिजनर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बीच समुद्र में ही ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़े जाते हैं। उसके बाद उन्हें वापस आइलैंड पर लाया जाता है और फिर एक साथ सभी को फांसी दी गई। इसके बाद कभी भी किसी ने यहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। सेल्यूलर जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई फ्रीडम फाइटर का खून गिरा, कईयों ने अपने बलिदान दिए और शायद से क्या कुछ नहीं सहा। इसी वजह से 30 अप्रैल 1969 को सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है और आज के समय में अंडमान आइलैंड पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट के द्वारा विजिट की जाने वाली जगह सेल्यूलर जेल ही है। वैसे अगर आप कभी अंडमान आइलैंड जाएं तो हर शाम इस सेल्यूलर जेल में साउंड एंड लाइट शो होता है, जिसमें उस पूरे अंडमान आइलैंड की हिस्ट्री बताई जाती है। उसे देखना ना भूलें। आखिर में बस यूं समझ लीजिए कि बड़ी महंगी है ये आज़ादी। उम्मीद है वीडियो हर बार की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ क्लिक करके इंडिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में भी जान सकती हैं कि उनकी मौत एक साजिश थी या हादसा। यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।